आइए आते हैं आज के मुद्दे पर। मध्य प्रदेश किस तरफ आगे बढ़ रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि नफरत का जहर इस तरह से घोला जा रहा है कि आने वाला समय आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए एक चुनौती बन सकता है। क्योंकि प्रदेश में सियासत चमकाने के लिए दो समुदायों के बीच एक ऐसी दरार पैदा की जा रही है जो धीरे धीरे लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में जहर भर रही है। और ये जहर का जब भी घड़ा भरकर फूटेगा, इससे निकलने वाला जहर समाज को विष से भर देगा, समाज को दो धड़ों में बांट देगा। आप याद कीजिए आजादी का समय, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। आप याद कीजिए वो तस्वीर जब ट्रेन लाशों से भरी हुई आया करती थी। बीजेपी के नेता और विधायक मालिनी सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य का तुगलकी फरमान भी समाज के बीच दरार डालने का काम है। दरअसल एकलव्य गौड़ ने इंदौर के कपड़ा मार्केट से मुस्लिम सेल्समैन को हटाने वाला एक बेतुका बयान दिया है। व्यापारियों को 1 महीने का अल्टीमेटम देकर कहा है कि सभी दुकानों से मुस्लिम सेल्समैन को हटा दें और अगर ऐसा नहीं किया तो सख्त एक्शन होगा। अब इस पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने एकलव्य गौड़ पर सख्त एक्शन लेने की मांग की है तो बीजेपी ने इस बयान पर बोलने से किनारा कर लिया है। नफरत वाला जहर घुल रहा शहर शहर। इंदौर में तुगलकी फरमान, नहीं काम करेंगे भाईजान। तत्व हैं जिनके दिमाग पे लव जिहाद का भूत चढ़ा हुआ है, जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं उनको तुरंत इस मार्केट से बाहर करें। आप व्यापारियों ने हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया, सराहा भी इस मुहिम को। सीधा सवाल, मुस्लिम सेल्समैन आपकी दुकान पे अब होगा या नहीं? नहीं। हाँ। इस बाजार में होगा कि नहीं? नहीं, कोई है भी नहीं और नहीं रहेगा। और ये व्यापारी खुलकर समर्थन कर रहे हैं। आप बिल्कुल समर्थन है, बिल्कुल समर्थन। क्या मानते हैं? मुझे नहीं लगता करना चाहिए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? अगर किसी को समस्या हो रही है तो पुलिस प्रशासन काहे के लिए बनाया गया है? उनके पास जाएं, वो समस्या का समाधान करेंगे। बट अगर कोई गलत कर रहा है तो हाँ ऑब्वियसली फिर तो एक्शन लेना ही चाहिए। बट हाँ पहले उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, तभी एक्शन होना चाहिए। हम लोगों में जो भाईचारा वो उनमें नहीं होता है। अभी आपने बंगाल में देखा होगा कि कितना हिंदू लेडीजों के साथ अत्याचार किया। बेतुके बयान पर सवाल, मचा सियासी बवाल। इस तरह की जो है हेट स्पीच करके, इस तरह के जो है बयान जारी करके समाज में नफरत और घृणा का वातावरण बना रहे हैं। सरकार की जिम्मेवारी है कि इन पर तत्काल संज्ञान ले। इंदौर के कपड़ा मार्केट में मुस्लिम सेल्समैन को बैन करने वाला ये बेतुका बयान क्यों? क्या अब सियासत चमकाने के लिए सीधा हमला किया जाएगा? ये उस गिरी हुई राजनीति का हिस्सा है जो अपनी पकड़ बनाने के लिए नफरत का जहर घोल रहे हैं। ये देश या प्रदेश सिर्फ हिंदुओं का है? क्या आज मुसलमान इस देश का नहीं है? हर बार क्यों हिंदुत्व के बहाने इस तरह के बयान दिए जाते हैं? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। इनकी मां विधायक है तो क्या आप कुछ भी बोलेंगे? सिर्फ सियासत चमकाने के लिए समाज में सौहार्द को खत्म कर देंगे? ऐसे बयान सिर्फ बेतुके ही नहीं है, बल्कि समाज को दो धड़ों में बांटने वाले भी हैं। सवाल यह भी है कि आप होते कौन हैं ऐसा फरमान देने वाले? क्या कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरे समुदाय को गलत मान लिया जाएगा? महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। और सवाल नंबर 1, नफरती जहर घोलने का काम आखिर क्यों हो रहा है? सवाल नंबर 2, मुस्लिम बहाना, क्या मकसद सियासत चमकाना? सवाल नंबर 3, मां विधायक इसलिए जुबान क्या बेलगाम हो गई? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में शामिल है। धनंजय प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, रत्नेश मिश्रा बीजेपी के नेता हमारे साथ कनेक्ट हैं, अमित चौरसिया कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ कनेक्ट हैं, महंत अनिलानंद जी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ कनेक्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रत्नेश मिश्रा जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो विधायक जी के बेटे के इस बयान से किनारा कर लिया, उस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर लिया, लेकिन मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि ये जो फरमान दे रहे हैं
एकलव्य सिंह गौड़, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? कपड़ा मार्केट में मुस्लिम सेल्समैन नहीं होना चाहिए। पूजा जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए पूजा जी, भारत में किसी भी व्यक्ति को इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती कि वो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करे और सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ ऐसी कोई बयानबाजी करे जिससे भारत के सामाजिक ताने बाने, चाहे वो सामाजिक सांप्रदायिक ताने बाने को कोई नुकसान पहुंचे, इसकी कतई अनुमति नहीं दी सकती, ना तो विधिक तौर पे ना तो संवैधानिक तौर पे। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि किस प्रकार किन परिस्थितियों में किसी को ये बयान देने पड़ रहे हैं। क्या इस प्रकार की घटनाएं ऐसी आ भी रही हैं या बस केवल कहा जा रहा है? तो जब देखेंगे हम लोग तो ऐसी तमाम सारी घटनाएं आ रही हैं। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में एक छांगुर बाबा नाम के व्यक्ति का पूरा नेक्सस मिला, जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनका धर्मांतरण करवा रहे थे। एक पूरा नेक्सस था, पूरी की पूरी अच्छी खासी फंडिंग थी। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि हिंदू बहन बेटियों को विदेशी ताकतों के इशारों पर लव जिहाद के मामले में टारगेट किया जा रहा है। और अगर कहीं पर भी इस प्रकार की कोई घटना दिखती है और इस प्रकार के कोई आसार दिखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उस पर बोलना या टिप्पणी करना कोई गलत बात होगी। हो सकता है कि एकलव्य गौड़ जी को ऐसी कोई बात दिखी हो, इसलिए उन्होंने व्यापारियों से कहा। रत्नेश मिश्रा जी, मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए कुछ लोग इस तरीके की कोई हरकत कर रहे हैं, जैसा कि एकलव्य सिंह गौड़ कह भी रहे थे कि वहां पर जो डिजाइनर होते हैं, नाप लेने के लिए आते, इस तरीके की हरकत होती है, ये सब होता है, पुलिस प्रशासन किस लिए बैठा है? शिकायत कीजिए और उन लोगों को काम से हटाइए। क्या इस देश का मुसलमान भारतवासी नहीं है? क्या इस देश के मुसलमान को रोजी रोटी कमाने का हक नहीं है? क्या इस देश का मुसलमान अगर ईमानदारी से मान लीजिए सेल्समैन की नौकरी कर रहा है कपड़ा मार्केट में, तो आप सबको हटा देंगे लाइन से? कैसे हटा देंगे? किसने ये परमिशन दी है? पूजा जी, मेरा एक साधारण सा सवाल है आपसे। छांगुर बाबा धर्मांतरण के मामले में संलिप्त थे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे देश को पता है। मुझे एक मौलाना का नाम बता दीजिए जिसने ये कहा हो कि छांगुर बाबा के परिवार का इस्लामिक प्रणाली से बहिष्कार किया जाए। किसी एक मौलाना ने कहा हो कि छांगुर बाबा के जितने रिश्तेदार हैं उनको इस अपराध के लिए दंडित किया जाए क्योंकि उन्होंने सामाजिक ताने बाने के विरुद्ध जाकर जिहाद फैलाने का प्रयास किया। क्या एक भी मौलाना ने किसी भी इस्लामिक धर्म, मुझे लगता है कि ये तो अभी साजिद रशीदी जी कह देंगे। अरे सुनो पूजा जी, कहना थोड़ी ना होता है, फतवा निकला क्या छांगुर बाबा के खिलाफ? नहीं निकला ना। लव जिहाद के किसी भी मामले में बड़े धार्मिक गुरुओं ने क्या कोई लव जिहाद के विरुद्ध? तो क्या आप अपराधी को धर्म के आधार पर देखेंगे? अरे बिल्कुल मैडम सुनिए, तो जब ये टारगेट किया जा रहा है कि वो इस्लामिक जिहाद कर रहा है तो इस पर इस्लामिक धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी बनती है ना। उनको कहना चाहिए कि आप लोग इस प्रकार के मामलों में क्यों संलिप्त होते हैं जिससे पूरा का पूरा मुस्लिम समाज बदनाम होता है और वो शंका की दृष्टि में आता है। नहीं कहा जाता। और जब आप सुनिए, अगर एक हिंदू व्यक्ति इस प्रकार के कोई बयान दे दे, कोई धार्मिक गुरु ही दे दे, तो हिंदू मुसलमान का अपराधीकरण मतलब नहीं, ये ठीक नहीं है रत्नेश मिश्रा जी। मुझे लगता है कि अपराध होता है और उसमें धर्म का एंगल ढूंढना कतई सही नहीं है। नहीं, कैटेगराइजेशन किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ फिर से आपके पास। अमित चौरसिया जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। हिंदुओं ने विरोध किया, कितने इस्लामिक धर्मगुरुओं ने छांगुर बाबा का विरोध किया। ठीक है, मैं जाती हूँ साजिद रशीदी साहब से पूछूंगी। मुझे लगता है वही खुद यहाँ पर पूरे जोर शोर के साथ विरोध कर देंगे। खैर, मैं लौट रही हूँ। अमित चौरसिया जी बताइए, ये जो प्रतिक्रिया है, जो कहा गया है, ये जो फरमान जारी कर दिया गया है कि भाई मुस्लिम सेल्समैन को हटाना होगा नहीं तो कड़ा एक्शन होगा, क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी इस पर सियासत के इतर? देखिए पूजा जी, रत्नेश मिश्रा जी शायद सीधा संविधान पे हमला नहीं कर पा रहे हैं। जिस आरएसएस की विचारधारा से ये लोग पोषित है ना, ये बता ही नहीं पा रहे। एक तरफ संविधान की और सांप्रदायिक की दुहाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ संविधान में। अरे सुन लीजिए आप संवैधानिक सुनने की भी बात। अभी मैं पूछ लूंगा कि प्रस्तावना याद है आपको? रत्नेश जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज। संविधानवादी बने घूम रहे हैं, इसको जवाब देना जरूरी है। नहीं रत्नेश जी, अपनी बारी में जवाब दीजिएगा। मैंने आपको मौका दिया पूरा, आप ही से शुरुआत की है सर, आप ही से शुरुआत की। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी रत्नेश जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। उन्हें अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। नहीं देखिए, मेरे सब मेहमान है, मैं सबको एक एक करके मौका दूंगी। आपकी बारी में जब आऊंगी तब आप नोट डाउन कर लीजिए, तब बोलिएगा। अमित जी
देखिए पूजा जी, मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि 35 लाख से अधिक युवा बेरोजगार हैं और भाजपा की सरकारें जो है बेरोजगार युवाओं को रोटी तो दे नहीं पा रही है, नफरत की हिंसा जरूर परोस रही है उन भूखे पेटों को। आज ये संवैधानिक बात कर रहे हैं, तो संविधान की धारा 14, 15 और 19 क्या कहती है, इसका ज्ञान ले ले पहले जाके। आज देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी देश के संविधान से ऊपर नहीं है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी बयान दे रही है, संविधान को तोड़ने की बात कर रही है, देश की, प्रदेश की गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने का काम कर रही है। अब आज अगर पश्चिम बंगाल में इनके पूर्व सांसद अर्जुन सिंह जो बयान दे रहे हैं, जो इनके विधायक पन्नालाल शाह के बयान दे रहे हैं, जो इनके विधायक पुत्र एकलव्य गौड़ बयान दे रहे हैं, अगर ऐसा कोई बयान किसी कांग्रेस के नेता का आ जाएगा तो क्या होगा? कोहराम मचा देंगे ये, सड़क से लेकर संसद तक आग लगा देंगे इस देश और प्रदेश के अंदर, और खुद जो है ऐसे बयानों से किनारा कर रहे हैं। अरे शर्म आना चाहिए। आप युवा बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। पूजा जी, जो व्यापार होता है वो विश्वास की एक महीन डोर पर बंधा होता है, जो ग्राहक होते हैं वो विश्वास पे आते हैं। आज एकलव्य गौड़ जी का जन्म नहीं हुआ, उसके पहले के वो बाजार है सराफा बाजार, कपड़ा मार्केट, आज तक वहां पे ऐसी कभी कोई घटना सामने निकल कर नहीं आई। लेकिन कह रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद एक प्रकार का फैशन बना लिया है। किसी भी तरह मुस्लिम संप्रदाय को पंचिंग बैग समझ लिया गया है। ठीक है अमित जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, आप संवैधानिक बात कर रहे हैं, 14, 15, 19 आर्टिकल पढ़ लीजिए। ठीक अमित जी, ठीक है, मैं अपने अगले मेहमान से जरा प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। रत्नेश जी आप भी रुकिए प्लीज, अमित जी आप भी रुकिए, दोनों से रिक्वेस्ट है। नहीं रत्नेश जी, आप बीच में बोलेंगे तो ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। सर मुझे सबको समय देना होगा, आपको समझनी पड़ेगी, ये छोटी सी बात है। जब आपके पास फिर से आऊंगे आपकी बारी में फिर बोलिएगा आप। महंत अनिल आनंद जी, ये हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, बचपन से मैंने तो किताबों में बड़े होकर यही सुना है, यही पढ़ा है। सर ये आज क्या हो गया है? मतलब मुस्लिम सेल्समैन कपड़ा मार्केट में काम नहीं करेंगे, क्यों भाई? किस लिए नहीं करेंगे? क्या दिक्कत है? देखिए, जो इतिहास आपने पढ़ा वो हमने भी पढ़ा है पूजा जी, लेकिन हम ये इस चीज के तो विरोध में है कि उनको सब चीजों से बहिष्कार नहीं करना चाहिए। देखो ये धर्म की बात, लेकिन मेरा खास तौर से निवेदन है, मैं किसी की बात का समर्थन भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक निवेदन मेरा ये है कि धर्म से जुड़ी चीजें और माताओं बहनों से जुड़ी चीजों से थोड़ा उनको दूरी बना के रखना चाहिए। चूंकि हम धर्म का भी सम्मान करते हैं और माता बहनों का भी सम्मान करते हैं, उससे जुड़ी बाकी दूसरे व्यापार हैं वो करिए ना, उसमें हम भी उनका सहयोग कराएंगे, लेकिन मात्र धर्म और माता बहनों से जो जुड़ा हुआ व्यवहार है, चूंकि अब इतनी सारी चीजें भारत देश में देखने को मिल गई, तो अब कहीं ना कहीं हमको भी भैया बोलना तो पड़ता है, लेकिन सब चीजों से अगर वंचित कर देंगे तो संविधान के खिलाफ बात होती है। लेकिन अनिल आनंद जी, आप जिन माताओं बहनों का जिक्र कर रहे हैं, अभी मैंने अपने पैकेज में चलाया था, वही माताएं बहनें कह रही हैं कि ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो उनको पुलिस को सौंपिए, रोजी रोटी पर किसी की क्यों हमला कर रहे हैं? वही माताएं बहनें कह रही हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यही तो दिक्कत है कि हमारी माताएं बहनें इतनी भोली भाली होती हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि ये बात सही है कि क्या गलत है, और जब घटना घट जाती है हमारी माताओं के साथ में, तब हम लोगों को उनको झेलना पड़ता है। तो मेरा विरोध नहीं है, लेकिन एक आग्रह है कि मात्र भगवान से जुड़ी चीजों से और माता बहनों से जुड़ी चीजों से इन लोगों को थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका विरोध भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना आग्रह कर रहा हूं कि जहां हमारे भगवान से जुड़ी चीजें हों, प्रसाद से लेके भगवान से रिलेटेड चीजें, और माता बहनों, क्योंकि हम दोनों का बहुत सम्मान करते हैं, और ये लोग भी करें। ये तो व्यवसाय करने से रोक देना, किसी को रोजी रोटी कमाने से रोक देना, मुझे लगता है कि अनिल आनंद जी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर कुछ लोग गलत कर रहे हैं, उनकी वजह से पूरी कौम को कटघरे में खड़ा करके उनके काम करने पर ही बैन लगा दिया जाए, नहीं, इतना व्यापार है, बहुत सारी चीजों का व्यापार है, वो करें ना, खुलेआम करें, उसमें बिल्कुल मनाही नहीं है। तो माताएं बहनें आज किस व्यापार से नहीं जुड़ी हुई हैं अनिल आनंद जी? हर व्यापार में माताओं बहनों की भूमिका है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, मौलाना साजिद रशीदी जी। अब ये छांगुर बाबा को लेकर बहुत आप पर मतलब कहा जा रहा है कि कोई बहिष्कार किसी ने छांगुर बाबा का नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि हम उसको उसके खिलाफ फतवा जारी करते हैं। इस पर भी एक प्रतिक्रिया दे दीजिए, और ये जो एकलव्य सिंह गौड़ ने कहा इस पर भी क्या कहेंगे आप? देखिए पूजा जी, एक मिसाल मशहूर है कि ज्ञानी से ज्ञान लड़े ज्ञान सुहाया होए, और मूर्ख से मूर्ख लड़े तुरंत लड़ाई होए। मेरी सैकड़ों डिबेट पढ़ी हैं पब्लिक डोमेन में। रितनेश जी और जिन लोगों को जानकारी लेनी है वो जाकर देख सकते हैं। मैंने छांगुर बाबा को
बार बार उसका कंडम किया है, बार बार उसको फांसी तक की सजा की हमने मांग की है। हमने कहा है ऐसे आदमी को फांसी होनी चाहिए। इससे ज्यादा क्या बोल सकता है आदमी। रही बात बहिष्कार की, देखिए देश के संविधान में बहिष्कार की कोई जगह नहीं है कि हम किसी का बहिष्कार कर दें। ये संवैधानिक चीज नहीं है। ये पहले होता था बादशाही जमाने में, या जब कोई संविधान नहीं होता था, लोकतंत्र नहीं था, तब होता था बहिष्कार का मामला। आज संविधान में बहिष्कार की कोई जगह नहीं है कि फला का बहिष्कार कर दो, फला का बहिष्कार कर दो। ये नफरती चिंटू हैं पूजा जी। मैं एक सवाल रखना चाहता हूं, अनिला जी भी बैठे हैं यहाँ, अनिलानंद जी, और रितनेश भाई भी बैठे हैं, बड़े इत्तेफाक से बोल रहे थे। अभी पंजाब में किसान अन्नदाता, जो अन्नदाता हैं, उन पर जो आपदा आई है, इनमें से कितने लोग हैं जो पंजाब गए हैं, जिन्होंने वहां 10 रुपए की मदद की है उनकी? मुझे बताएं कौन है? ये सारे नफरती चिंटू एक भी नजर नहीं आया वहां। सब मुसलमानों ने मदद की है, मेवात से लेकर यूपी से लेकर सब जगह से। कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं। मैं भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ साजिद रशीदी जी कि किसी ने मदद नहीं की है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। मुझे लगता है कि पंजाब की मदद के लिए हर कौम से लोग आगे आए हैं, क्योंकि ये वो कौम है जो हर किसी की मदद के लिए आगे आती है। किसी राज्य में कोई भी परिस्थितियां खराब हुई हो, पंजाब के सिख हमेशा आगे आए हैं, और मुझे लगता है पंजाब में जब मुसीबत पड़ी है तो हर कौम ने साथ दिया। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। मैडम मैं दावे के साथ कहता हूं, एक धर्मगुरु बताएं कि कौन सा धर्मगुरु गया है वहां। ठीक, एक धर्मगुरु। चलिए आप रशीदी जी ये बताइए, जो बैन करने की बात कर रहे हैं कि सेल्समैन, मुस्लिम सेल्समैन, इस पर एक रिएक्शन दे दीजिए। पूरे लगे हुए आप जाकर देखिए तो। और छोड़िए, मैं जाकर आया हूँ, छोड़िए, मैं देख कर आया हूँ, कोई नहीं गया वहां, छोड़िए। चलिए ठीक है, आप इस मुद्दे पर आइए। हाँ, दूसरी बात सुनिए, ये आईना दिखाने के लिए इतना काफी है अगर समझदार हैं तो। दूसरी बात, ये जो महाराज जो बयान दे रहे हैं कि साहब मुसलमान ना हो, अभी आपने भी एक जवाब दे दिया उसमें कि हर व्यवसाय ऐसा है जिसमें कहीं ना कहीं मुसलमान जुड़ा हुआ है। छोटे छोटे बहुत काम हैं जो मुसलमानों के हाथों में है, लोहार है, बढ़ई है, इस तरह के जो काम है सारे मुसलमान करते हैं। कहां तक रोक पाओगे भाई मुसलमानों को? कहां तक रोक पाओगे? की बात नहीं कर रहे हैं आज नेपाल में, अरे चुप रहो यार, बीच में मत बोला करो। क्यों बोलते हो बीच में बार बार? सुनते क्यों नहीं दूसरों की? मैंने सुना है सबको। ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए रशीदी साहब। नेपाल की स्थिति देख रहे हैं आप? नेपाल में जो कुछ हुआ है जात पात को लेकर ही हुआ है। ठीक है, वो जो अंदर खाने लावा पक रहा था एक दूसरे के खिलाफ, वो इसी वजह से हुआ है। इन लोगों को नहीं पता, ये बयान दे के चले जाते हैं। इसका जो परिणाम होता है, दूरगामी परिणाम, इन लोगों को नहीं पता। ये अंदर बहरे हैं, इनको तमीज नहीं है इस बात की कि आने वाले वक्त में जो लोग भरे बैठे हैं उसका क्या परिणाम हो सकता है। इनको सोच के बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, धनंजय प्रताप सिंह जी को लेकर आएंगे। ठीक है रशीदी साहब, लौटूंगे आपके पास। धनंजय प्रताप सिंह जी, क्या लग रहा है आपको कि इस तरीके के बयान देना महज अपनी सियासत चमकाने की कोशिश भर हो सकती है? लेकिन ये बात भी सही है कि दो समुदायों के बीच में एक फूट डालने की, एक दरार डालने की कोशिश तो हो रही है ना, और वो भीतर खाने कितना उन पर गहरा जख्म कर रही है, इस बात को कब समझेंगे राजनीति करने वाले लोग? पूजा जी, आपने जो जख्म वाली बात कही ना, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जख्म दरअसल हमको देखिए, आज हमारे देश में सामाजिक बहिष्कार जैसी बात हम स्वीकार नहीं कर सकते और इसको सही ठहराया भी नहीं जा सकता। लेकिन आपने जो जख्म कही ना, ये जख्म पर विचार करना जरूरी है। देखिए, ये प्रतिक्रिया तब आई है जब कोई क्रिया हुई होगी। वो क्रिया क्या हुई है उसके बेस में जाना पड़ेगा आपको। वो क्रिया ऐसी है कि जो 5-10% कट्टरवादी लोग हैं, उन्होंने जो घटनाएं घटी है, जो लव जिहाद, जब भोपाल में जो हिंदू युवतियों के साथ में जिहाद हुआ है, उनके साथ में जो दुष्कर्म की घटनाएं हुई है, उनके साथ में जो अत्याचार हुआ है ना, जब वो सुन लो तो कोई भी है, अगर कोई भी हिंदू सुनेगा तो उसका खून खौल उठेगा। तो ये जो गंदे लोग हैं समाज के अंदर, 5%, 6%, जितने भी परसेंट हैं, इन लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया के कारण ये परिस्थितियां बन रही है। और किसी भी अच्छे देश में ये दोनों घटनाएं ठीक नहीं है, दोनों घटनाएं स्वीकार नहीं है। लेकिन ये जो संगठित, ये भोपाल एकमात्र शहर नहीं है जो यहाँ जिस तरह का दुष्कर्म कांड हुआ, पूरे देश में एक
संगठित आपराधिक गिरोह इस कृत्य को कर रहा है, तो जो संगठित आपराधिक कृत्य में जो लिप्त हैं ये उसकी प्रतिक्रिया आ रही है। और इसके पीछे वो आतंकी संगठन है, इसके पीछे कोई ना कोई आतंकी संगठन है जो देश की एकता अखंडता को प्रभावित करना चाहते हैं। ठीक, दरअसल बात ये है। लेकिन सर एक गंभीरता से विचार करना चाहिए। रशीदी साहब आऊंगे आपके पास। बोल रहे हैं धनंजय सर, एक सवाल अब और उठता है इसके इधर। ठीक है, एक पॉइंट आपने ये जो रखा, लेकिन दुष्कर्म की जो आप बात कर रहे हैं कि दुष्कर्म के केसेस या अन्य तरह के जो भी अपराध के केसेस आते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि उसमें कभी कोई हिंदुओं की संलिप्तता नहीं होती। हम तो अपराधी की कभी धर्म की जात की बात करते ही नहीं है ना, अपराधी को अपराधी के तौर पर देखते हैं। हिंदू की संलिप्तता की बात नहीं कर रहा हूं मैं पूजा, एक मिनट, मैं हिंदू संलिप्तता की बात नहीं कर रहा हूं। अपराधी हर समाज में हो सकता है, लेकिन भोपाल में, मध्य प्रदेश में, इंदौर में, उज्जैन में जो मामले सामने आए हैं वो एक संगठित गिरोह के हैं और चुनिंदा लोगों के हैं और सबके तार आपस में जुड़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक अपराध, उद्देश्यपूर्ण अपराध किया गया है। ठीक है, एक एक करके आऊंगी, प्लीज इंतजार कीजिए। एक एक करके आ रही हूँ। रत्नेश जी फिर आती हूँ, रशीदी साहब आपके पास आती हूँ, अमित जी आपके पास भी आ रही हूँ, रुकिए, इंतजार कीजिए। कार्रवाई के खिलाफ क्या मुस्लिम समाज सड़कों पे आया? ठीक है अमित जी, ठीक है रत्नेश जी। हाँ बोलिए जल्दी से। देखिए अमित जी प्लीज, मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ, रुकिए, आती हूँ अमित जी, इंतजार कीजिए, प्लीज इंतजार कीजिए। अमित जी आ रही हूँ आपके पास। रत्नेश जी पहले बोलिए जल्दी से। देखिए पूजा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता साथी ने भी और मौलाना साहब ने भी कहा कि संविधान नहीं पढ़ा, और मेरे कांग्रेस के साथी ने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 की बात की थी। तो मैं बता देता हूं, आर्टिकल 14 कहता है कि सभी नागरिकों को विधियों का समान संरक्षण और समान विधि की दृष्टि में सभी समान होंगे। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 19 हमें आर्टिकल क्लॉज 91 A, B, C, ठीक है, तो फिर क्यों धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है? मैं तो यही पूछ रही हूँ मिश्रा जी। हमले का अमित जी रुकिए प्लीज, ऐसे नहीं सर, मैं आपके पास आ नहीं पाऊंगी, फिर मैं ऐसे आप बीच में बोलेंगे तो आपकी बारी नहीं आएगी। हाँ करने लगे, दर्द हो गया ना। संविधान पढ़ोगे ना, जब कोई बताएगा प्रावधान तो चिल्लाने लगोगे। उसमें 19 जी कहता है, 19 का जी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी व्यापार, कोई भी आजीविका और कोई भी क्या कहते हैं व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी। सर संविधान क्या कहता है ये हमें पता है, लेकिन वही तो कह रहे हैं ना, फिर क्यों भेदभाव हो रहा है? पूजा जी, लेकिन उसी संविधान का, अरे सुनिए तो, उसी संविधान का आर्टिकल 19 क्लॉज 8 ऐसे ग्राउंड देता है जो ये कहता है कि कोई ऐसा व्यापार जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है। कौन सा ऐसा व्यापार? चलिए ठीक है, रशीदी साहब बोलिए। ऐसा व्यापार जिससे राष्ट्रीय, ठीक है, इंतजार कीजिए प्लीज रशीदी जी, मेरे पास बहुत कम समय है। ये लोग संविधान पढ़ेंगे नहीं और संविधान चिल्लाएंगे। अमित चौरसिया को संविधान का साल रशीदी जी आप बोलिए, वो चुप नहीं होंगे, आप बोलिए जल्दी से, अपनी बात रखिए। देखिए मैं पूजा जी, मैं बड़े अफसोस के साथ एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग टीवी पर बैठकर इस तरह की बातें करके चले जाते हैं उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। हमें करोड़ों लोग देखते हैं और उन करोड़ों लोगों पर जो हमारी भावनाएं पहुंचती हैं, जिनको हम वरगलाते हैं अंदर खाने, वो लोग अंदर खाने जब वो लावा पकता है तो उसका नतीजा बड़ा खतरनाक आता है। मैं बार बार कहता हूं इस बात को, इसलिए कह रहा हूं, मुझे अफसोस है कि बीजेपी के प्रवक्ता बैठकर यहाँ संविधान की दुहाई भी दे रहे हैं और संविधान को समझना भी नहीं चाह रहे हैं। ठीक है सर, मेरे पास समय इतना ही था, मेरे पास इतना ही समय था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जब संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, हर किसी को अपनी आजीविका, अपना व्यापार खोलने का पूरा हक है, तो फिर आखिर इस तरीके के बयान क्यों दिए जाते हैं? और किस हक के साथ इस तरीके से एक समुदाय विशेष के लोगों को रोक दिया जाता है कि कपड़ा मार्केट में इस समुदाय के लोग सेल्समैन नहीं होंगे? बड़ा सवाल है, और समाज के भीतर के किस तरीके की खाई खोदने की कोशिश हो रही है। आज की महाडिबेट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।